वुड बी एज़ पर द MD कैट सिलेबस जो आपके सामने लिखा हुआ है, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसके वैलेंस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी है या दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी है? आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए कम रिक्वायर्ड होगी? ऑब्वियसली सोडियम के लिए। एक इलेक्ट्रॉन है, आपने इजीली उसको रिमूव कर दिया। अगर आपने इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर दिया तो इसका मतलब है इसका रेट क्या होगा? रेट इसका फास्ट होगा। कंसंट्रेशन लेट्स से 10 आ गया, टाइम जो है वो 5 आ गया, तो 5 को अगर आप 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 2। नाउ दिस इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ये मैंने आपको कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, उसकी कितनी अमाउंट कितने टाइम के अंदर कन्वर्ट हो रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में, जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। दो टाइप की रिएक्शन हम पढ़ते हैं ना। एक अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज़ लेक्चरर इमरान, एमफिल केमिस्ट्री। और आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ रिएक्शन काइनेटिक्स, इसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और दिस वुड बी एज़ पर द MD कैट सिलेबस जो आपके सामने लिखा हुआ है, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड इट्स डिटर्मिनेशन। तो ये सारे के सारे सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, जो कि हम इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई तो मे बी इट्स पॉसिबल कि हम इसको पार्ट 2 के अंदर डिवाइड कर लें, लेकिन कोशिश ये होगी कि हम इसको वन गो में ही इसको सारा के सारा कवर अप कर लें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं ये वीडियो बनाता हूँ और आप उसको देखते हो तो इंशाअल्लाह आपका रिएक्शन काइनेटिक्स का चैप्टर जो है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे आपको नियर पीयर के MCQs मिलेंगे, आपको किप्स एकेडमी के MCQs मिलेंगे, आपको स्टार प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं उसके MCQs की सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो आपने करना क्या है कि ये वाली वीडियो कंप्लीट देखें, उसके बाद हम इसके जो MCQs हैं वो भी करेंगे। तो इंशाल्लाह आपका ये जो चैप्टर है ये विद इन 2 डेज़ सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन आपने क्या करना है, ये वाली वीडियो सारी देख लेनी है और अगले दिन इसी की जो MCQs मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, आपने वो देख लेने हैं। सो आई प्रॉमिस कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपका ये चैप्टर जो है सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो मेरे ख्याल से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे तभी अचीव होंगे जब हम ये सारे के सारे सब टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। सो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिएक्शन काइनेटिक्स जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। रिएक्शन काइनेटिक्स डेफिनेशन आई होप सो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर पढ़ा हुआ है तो आपको ऑलरेडी आती होगी, लेकिन फिर भी हम इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। और याद रखें कि मेरा जो टीचिंग का मेथड है वो ये है कि मैं नोट्स सामने रख के आपको पढ़ाता हूँ। और आप बहुत सारे यूट्यूबर्स देखेंगे, मुझसे बहुत काबिल बंदे आप देखेंगे वो आपको पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें होता ये है कि आपका जो कोर्स है उससे वो कहीं दूर चले जाते हैं। आल्दो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, आपकी जो बुक्स है वो अपने सामने रखूँगा, उसके साथ जो एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह आपको इसमें फ़ायदा ज़रूर होगा। सो द स्टडीज़ कंसर्न विद द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कॉन्स्टिट्यूट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स। अब रिएक्शन काइनेटिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं? इसकी बेसिक रीज़न यह है कि अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक, केमिकल रिएक्शन क्या है, आपके पास एक सब्सटेंस है, आपने उसको दूसरे सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, मतलब आपके पास रिएक्टेंट है, आपने उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आप किस तरह करते हो? केमिकल रिएक्शन की मदद से करते हो। जैसे आप वाटर बनाते हो तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हो, तब जाके आपके पास क्या बनता है? वाटर की फॉर्मेशन होती है। नाउ दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस जो है वो लेटर ऑन पढ़ेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको डेफिनेशन जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो किसी स्पीड के साथ हो रहा होता है, रेट के साथ हो रहा होता है। तो आपको पता है कि रेट जो है दैट इज व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, उसकी कितनी अमाउंट
कितने टाइम के अंदर कन्वर्ट हो रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, दो टाइप की रिएक्शन हम पढ़ते हैं ना, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल में क्या होता है कि वन डायरेक्शनल होता है, एक साइड पे जाएगा, बस रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स के अंदर। और इरिवर्सिबल क्या होता है कि रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड देन प्रोडक्ट्स आर रिकन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है जो हम केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहला काम जो केमिकल काइनेटिक डील करता है दैट इज विद द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर केमिकल रिएक्शन डिपेंड करते हैं, उनकी स्टडी हम कहाँ पे करते हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर, जो कि आपके एमडी कैट के कोर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक अहम टॉपिक है। फैक्टर्स हम पढ़ेंगे जिसमें आप पढ़ते हो टेम्परेचर पढ़ते हो, आप कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ते हो, आप प्रेशर के बारे में पढ़ते हो, आप वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हो। सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जिसके ऊपर किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंड करता है, और उसको हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर। उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म क्या है, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल आपने ए को कन्वर्ट कर दिया बी के अंदर, बी को सी के अंदर, उसके बाद डी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये जो कन्वर्जन है ए टू डी, ये क्या होता है, एक प्रोपोज्ड मैकेनिज्म के थ्रू हो रहे होते हैं। जैसे आप मैकेनिज्म के बारे में तो आप बेहतर जानते होंगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको टीचर्स मैकेनिज्म करवाते हैं, ठीक है। तो अब इन सब की स्टडी, रेट्स, फैक्टर्स और मैकेनिज्म, ये तीन चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं किधर, रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर या केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। अब केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं, सो द ब्रेकिंग ऑफ प्री एग्जिस्टेंस बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन ये है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर बॉन्ड्स मौजूद हैं, हम क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं और उसके बाद न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमारे पास जो मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, मॉलिक्यूल के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अब होता यह है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इससे हमारे पास फॉर्मेशन होती है वाटर की। अब वाटर में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में तो बॉन्ड नहीं है, लेकिन जब हम रिएक्टेंट की बात करते हैं, जब प्रोडक्ट में हम देखते हैं वाटर में, तो देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। नाउ दिस इज अ केमिकल रिएक्शन कि जो इनिशियल रिएक्टेंट्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होती है उनकी ब्रेकेज होती है। प्रोडक्ट्स में दोबारा से क्या होता है, दोबारा से रिफॉर्मेशन होती है, उन बॉन्ड्स की, नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। नाउ दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन या दिस इज नोन एज केमिकल चेंज। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे हम जो है तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास होता है बहुत ज्यादा तेज रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। नंबर 2 वेरी स्लो रिएक्शन एंड नंबर 3 मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस। अब इसकी एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन में एसिड और बेस जब आप रिएक्ट करते हो तो वो क्या आपके पास बहुत तेज रिएक्शन करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट व्हेन रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड इट फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है, माइक्रो सेकंड्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह एसिड बेस रिएक्शंस जो हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। सो वी कॉल देम वेरी फास्ट रिएक्शन। Then we have very slow reaction when iron react with water in the presence of atmospheric oxygen. So हमारे पास रस्ट की फॉर्मेशन होती है, जो जंग लगना, कोरोजन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप लोहे की बात करते हो, आयरन की बात करते हो, तो आयरन को अगर आप एटमॉस्फेयर के अंदर रखते हो तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर उसको जंग लग जाए। अगर आपने उसको रखा हुआ है तो वो क्या करेगा, कुछ दिनों के बाद, बल्कि कुछ महीनों के बाद आयरन को क्या होता है, जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होती है। सो दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो और इसका जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। देन वी हैव मॉडरेटली स्लो रिएक्शन, मतलब कि इंटरमीडिएट होते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव एथेनॉल, ठीक है, विच इज़ एन अल्कोहल, एंड वी हैव एसिटिक एसिड। और हमारे पास फॉर्मेशन किस चीज़ की होती है, वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर और वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब ये हमारे पास क्या होता है, ये ना तो बहुत तेज़ रिएक्शन बहुत फास्ट जाता है, ना ही बहुत स्लो जाता है। और इस रिएक्शन को आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है, मैंने बजाते खुद आपको पढ़ाया था। दिस इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। हमारे पास क्या है, दिस इज एस्टेरिफिकेशन, या इसको हम फिशर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडरेटली स्लो रिएक्शन।
नाउ वी हैव इन अनदर डेफिनेशन दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन. अब रेट क्या है मैंने आपको यहाँ पे पहले बता दिया, concentration per unit time is known as rate. So the change in concentration of a reactant or product divided by the time taken for the change is called rate of reaction. So ये हमारे पास क्या है, concentration of the substance, ये हमारे पास reactant भी हो सकता है, ये हमारे पास product भी हो सकता है. Time taken for the change is known as rate of reaction. या इसको हम change in concentration को हम delta C से represent कर लेते हैं, तो चेंज इन टेम्परेचर को हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा टी के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं. नाउ दिस इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है वो कितने टाइम में कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स के अंदर या फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के अंदर, दिस इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन. अब अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जो है इसको हम मेजर करते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर, और टाइम को हम मेजर करते हैं किस चीज़ के अंदर, सेकंड के अंदर, या इसको हम आवर्स के अंदर मेजर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको सेकंड्स के अंदर ले लेते हैं. सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाय सेकंड. कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हम लोगों ने मोल लिखा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब क्योंकि उसकी यूनिट होती है. टाइम की जगह हम लोगों ने सेकंड लिखा, तो इसको हम मैथ्स की रूल के हिसाब से ये सेकंड यहाँ पे डिवाइड ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पर में चला जाएगा. ठीक है, ये -3 तो ये पर सेकंड. मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ व्हाट, इट इज द यूनिट ऑफ रेट. सो द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आर मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड. टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अब हमारे पास रिएक्शन रेट्स की कुछ टाइप्स होती हैं. एक हमारे पास होता है एवरेज, दूसरा हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस. एवरेज रेट में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट. अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dx डिवाइड बाई dt. ठीक है, तो अब यहाँ मैंने लिखा ना dc से, तो इसको हम dx से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं a और b, अब इन दोनों के बीच में जो रेट है इसको जो हम मेजर करते हैं, सो दैट इज नोन एज एवरेज रेट. उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट. द रेट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट. अब कहता है कि ये हमारे पास किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आप अगर रेट को मेजर करते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन का, सो दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट. अब यहाँ पे क्या होता है कि टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल की हम बात करते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस में हम क्या करते हैं कि किसी स्पेसिफिक इंटरवल की हम बात करते हैं और वहाँ पे हम मेजरिंग करते हैं रेट की, सो दैट वुड बी इंस्टेंटेनियस रेट. उसके बाद हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट. द एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट्स आर इक्वल फॉर ओनली वन इंस्टेंट इन एनी टाइम इंटरवल. कहता है कि जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है, सो हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारे पास एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं. एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, जैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, द इंस्टेंटेनियस रेट इज हायर देन द एवरेज रेट. अब इसको आपने अंडरलाइन कर लेना, इसको आप अपने पास नोट कर लें कि जब कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है दैट इज हायर एज कंपेयर टू द एवरेज रेट. एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट इज लेस देन द एवरेज रेट. फिर हमारे पास एवरेज रेट जो है वो एंड पे जाके ज्यादा हो जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो कम हो जाता है. The average rate will be equal to instantaneous rate when the time interval approaches to 0. अगर हमारे पास टाइम 0 है तो उस पॉइंट पे जाके इंस्टेंटेनियस रेट वुड बी इक्वल टू एवरेज रेट. लेकिन अगर हमारे पास टाइम t है, टाइम t का मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 दिन, 5 दिन, अगर हमारे पास टाइम चल रहा है तो वहाँ पे जो इनिशियल टाइम होगा उस पे हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ज़्यादा होगा, एंड पे जाके एवरेज रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. लेकिन जब टाइम 0 पे पहुंच जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो एवरेज रेट है दैट वुड बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट. अच्छा, देन हमारे पास क्या है, रेट ऑफ अ जनरल रिएक्शन. हमारे पास ये है कि ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी. नाउ ए इज व्हाट, दिस इज अ रिएक्टेंट एंड दिस वन इज द प्रोडक्ट. और हम लोगों ने क्या किया, सिंगल एरो लगाई हुई है, तो सिंगल एरो क्या रिप्रेजेंट करती है कि दिस इज इररिवर्सिबल रिएक्शन.
अब इसमें क्या है, हम लिखते हैं रेट इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अच्छा, आप लोगों ने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें आप देखते हो कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट व्हाट, इट रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, दैट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, एनीवेज अगर हम लिखते हैं इसको रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट जो है दैट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट टाइम, और दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय पर यूनिट टाइम। अब इसके अंदर एक सवाल जो है आपको पता भी होगा कि इसके साथ हम नेगेटिव क्यों लगाते हैं और इसके पास पॉजिटिव क्यों इसके साथ पॉजिटिव क्यों लगाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब हमारे पास टाइम गुजर रहा होता है, ठीक है, जैसे अगर हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, आप लोगों ने केमिकल जो इक्विलिब्रियम है उसके अंदर पढ़ा था कि अगर हमारे पास ये टाइम यहाँ पे है, यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम कहते हैं कि दिस इज ए और यहाँ पे हम कहते हैं कि बी है। जब हमारे पास टाइम बिल्कुल जीरो होता है तो हमारे पास जो ए है ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, दैट वुड बी मैक्सिमम, लेकिन जो बी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, दैट वुड बी जीरो। लेकिन जैसे ही टाइम हमारे पास टी हो जाएगा, मतलब टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो टाइम स्टार्ट के साथ साथ ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, और बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, अनटिल अनलेस सारा के सारा ए जो है वो बी के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। सो हमें पता है कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज हो रही होती है, कम हो रही होती है, इसलिए हम माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए लिख लेते हैं, और टाइम के साथ बी की फॉर्मेशन हो रही होती है तो इसके साथ हम पॉजिटिव साइन लगा लेते हैं। सो दिस इज द रेट ऑफ अ जनरल रिएक्शन। अभी अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए है, इसको बी के साथ हमने रिएक्ट करवाना है, इससे सी और डी की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसके लिए जो रेट होगा दैट वुड बी इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और बी के लिए रेट क्या होगा, वो भी हमारे पास सेम होगा, रेट जो होगा दैट इज डिवाइड बाय डेल्टा टी भी होगा ना, माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और डेल्टा टी। और अगर हम सी और डी के हिसाब से देखते हैं तो रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू पॉजिटिव डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय डेल्टा टी, और अगर डी के हिसाब से देखेंगे तो रेट क्या होगा, वो हमारे पास पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी चेंज इन टाइम। सो नेगेटिव का मतलब यहाँ पे कन्वर्जन हो रही है रिएक्टेंट की इनटू प्रोडक्ट्स। उसके बाद रेट लॉ फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी है, यहाँ पे हमारे पास रेट लॉ है। अगर हमारे पास सिर्फ एक रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है, अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट है सो उसको आप क्या कहते हैं, उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर। किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, जब मैंने जो पेड MDCAT के PMC के जो पेड टेस्ट कराए थे उसके अंदर एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। सो मॉलिक्यूलरिटी ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। अब इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। सो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या होगी, 1 होगी या यूनिमॉलिक्यूलर। सो इसका जो रेट होगा डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर, रेट डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद हम जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, इक्वलिटी, और इक्वलिटी लगाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे दैट इज के, और के इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसलिए इसने लिखा हुआ है रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। उसके बाद अगर हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं, A प्लस ए रिएक्ट कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, सो अब इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, 2 A इन्वॉल्व हैं, सो दिस इज नोन एज बायमॉलिक्यूलर, और इसका जो रेट होगा दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कितने A हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर बन जाएगा, और ये 2 जो है पावर के अंदर हम लिख लेते हैं। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, इक्वलिटी के अंदर लगाते हैं, तो यहाँ पे अगेन के लगेगा और ए के साथ स्क्वायर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, बायोमोलिकुलर है, लेकिन
सेम टाइप के ऑफ रिएक्टेंट है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज आल्सो बायमॉलिक्यूलर, एक ए है और एक बी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए और बी डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम क्या, पहली बात तो ये कि इसको हम बायमॉलिक्यूलर कहेंगे और इसका जो रेट होगा वो इस तरह होगा कि ए के ऊपर भी डिपेंड करेगा और बी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। हम लोगों ने क्या पढ़ा था लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के अंदर कि रेट जो है वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है और इस ये 1 है, ये भी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। सो इसलिए हमारे पास ये क्या है, दिस इज बायमॉलिक्यूलर। और इसको आप हटा के के लगा दें तो रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, ए और बी, मतलब 3 मॉलिक्यूल है। और 3 मॉलिक्यूल को क्या कहते हो, टर्मोलिक्यूलर। और रेट जो है वो इस तरह आप लिख सकते हो, यहाँ पे ए जो है 2 टाइम्स है तो इसलिए इसने ए का स्क्वायर लिया हुआ है और बी को अलग से लिखा हुआ है 1, तो 2 + 1 3। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 3 है। इसी तरह ए बी सी, दिस इज आल्सो टर्मोलिक्यूलर, इसके अंदर भी 3 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन तीनों क्या हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट है। सो इसलिए इसने लिखा हुआ है रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। So student, now we have specific rate constant or velocity constant. अब ये भी आपके MD-CAT के कोर्स के अंदर गिवन है कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट क्या चीज़ है। सो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, सो रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर यूनिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। कहता है कि जब हमारे पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इक्वल हो जाए यूनिटी के, सो उस टाइम जो रेट होगा ना, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या उसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट ए है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन, और दैट इज इक्वल टू रिएक्टेंट बी, और ये अगर हमारे पास 1 की इक्वल है, सो दैट इज नोन एज रेट कांस्टेंट, या इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, या इसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर हमारे पास इनकी कंसंट्रेशन सब की सेम होती है तो हम कहते हैं कि रेट इज इक्वल टू 1। तो अब इसको देख के हम इसकी अगर एक और डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट में बी डिफाइन एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू यूनिटी। जब हमारे पास ये 1 की इक्वल होता है, सो उस वक्त हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, या उसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। अभी अगर हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जो कि इन नोट्स के अंदर तो नहीं है, जो मैं आपके साथ वैसे शेयर कर लेता हूँ, कि जो के की वैल्यू है ना, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं है, दैट इज इक्वल टू के, दैट इज के, दिस के इज द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये जो के है ना, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं, उन सब की अपनी के की वैल्यू होती है। अगर हमारे पास टेम्परेचर फिक्स्ड है, अगर हमारे पास टेम्परेचर फिक्स्ड है या टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो इस के की वैल्यू जो है वो भी कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। सो इसका मतलब है एट फिक्स्ड टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद के की अगर हम बात करते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन बट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो के की वैल्यू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू उसके साथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसके बाद द लार्जर द वैल्यू ऑफ के द फास्टर इज द रिएक्शन एंड वाइस वर्सा। अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, उसके लिए आप के की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, जितनी वो बड़ी होगी, वैल्यू ज़्यादा आएगी, उतना ही उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अभी हम लोग डिफरेंट ऑर्डर्स पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उससे हम के जो है इसकी यूनिट निकालते हैं। तो अगर हम वो निकालना चाहें तो हम वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले है ज़ीरो ऑर्डर, ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए n की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 0। अगर ज़ीरो ऑर्डर है तो हमारे पास क्या होगा, 0। और अगर हम इसकी यूनिट्स लिखना चाहें तो हम यहाँ पे इसकी यूनिट्स लिख लेते हैं। हम कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन हम मेजर करते हैं किसके अंदर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या मोल को हम मेजर करते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर।
मोल पर डेसीमीटर क्यूब आप लिख सकते हो, मोल पर लीटर भी आप लिख सकते हो, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब जो है 1 डेसीमीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 1 लीटर। अच्छा जी, उसके बाद इसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने लिखना है 1 माइनस एन। अब एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 ऑर्डर है तो 0 हो जाएगी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसकी जो यूनिट होगी दैट इज मोल। अच्छा, यहाँ पे टाइम भी तो आएगा ना, पर सेकंड में आप इसके ऊपर टाइम भी तो लगाओगे। सो ये हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। अगर हमें सेकंड के ऊपर ले जाए तो मेरे पास आगे जगह कम है, चले हम इसको आगे ले जाते हैं। तो हम इस सेकंड को ऊपर अगर लेके जाएंगे तो ये क्या कर जाएगा, पर के अंदर चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर फर्स्ट है तो उसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1। अब ये n जो है ये हमारे पास क्या बता रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बता रहा है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम के साथ है तो पर सेकंड आ जाएगा। अब 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास इसकी पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जब पावर 0 आ जाएगी तो इसका मतलब है ये सारी की सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये इक्वल हो जाएगा 0 के, सेकंड बरकरार रहेगा। अब ये अगर 0 की इक्वल हो जाता है तो ये सेकंड ऊपर जाएगा तो इक्वल हो जाएगा पर सेकंड के। हेंस जो फर्स्ट ऑर्डर है उसके लिए रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा पर सेकंड के। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 होगी। तो अगर इसको हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, सो अगर हम इसको 1 माइनस 2 करेंगे, अच्छा यहाँ पे टाइम है तो सेकंड भी आ जाएगा। सो 1 माइनस 2 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू -1। अगर ये -1 है तो ये वैल्यू क्या कर जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा मोल डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो दिस इज द यूनिट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, या दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ पे -1 में आ जाएगा, ये -3 जो है ये +3 में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको जनरल मैथ्स आती है तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। अगर आप मेरी तरह नालायक हैं तो आपको मैं दोबारा से करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 माइनस 2 अगर आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 माइनस 2, ये -1 आ जाएगा और डिवाइड बाय क्या है, यहाँ पे हमारे पास टाइम सेकंड में है। तो ये -1 को अगर हमने पॉजिटिव बनाना है तो इस वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, नीचे की तरफ ले जाते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड ऊपर चला जाएगा, पर सेकंड डिवाइड बाय मोल डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। और अगर इसी को आप ऊपर लेकर आएंगे तो ये किस तरह बन जाएगा, ये बनेगा, ये मोल पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में चला जाएगा। ये डेसीमीटर क्यूब जो नेगेटिव के अंदर है तो ये इसका साइन जो है पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पर सेकंड तो वैसे भी ऊपर है। सो दिस इज द यूनिट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास क्या है, इसको सेट कर लूं। अच्छा जी, इसके साथ एक्सप्लेनेशन है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर अ जनरल केमिकल रिएक्शन, A moles of A react with B moles of B to produce C moles of C and D moles of D। अब ये जो स्मॉल a है ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये मोल्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये a जो है ये हमारे पास एटम वगैरह जो है या मॉलिक्यूल, इनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, रिएक्टेंट को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसके लिए हम रेट लॉ जो लिखते हैं, हम कहते हैं कि रेट जो है ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू द पावर A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू द पावर B। लॉ ऑफ मास सेक्शन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कोफिशिएंट है, ये जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसको हम पावर के अंदर ले जाते हैं, पावर में हम इसको लिख लेते हैं। सो अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसको आपने क्या करना है, इक्वलिटी के अंदर चेंज करना है। तो ये बन जाएगा K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू द पावर A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू द पावर B। रेट जो है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट्स के ऊपर, और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, A एंड B। Here K is called specific rate constant or velocity constant for the reaction. Let A is equal to 1 mole per decimeter cube and B is equal to 1 mole per decimeter cube. So rate of reaction is equal to 1 multiplied by 1 that is equal to K. So आप यहाँ से इसको derive कर सकते हैं। ठीक है,
जो मैंने यहाँ पे लिखा था, एक मिनट, ये रेट इज इक्वल टू के, तो इसकी डेरिवेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अंडर द गिवन कंडीशंस के रिमेन्स कांस्टेंट बट इट चेंज विद टेम्परेचर। आपको जैसे मैंने पहले बता दिया है कि जो के है दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। इसके अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो इसके साथ के की वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है, देयर इज ओनली वन फैक्टर इट मीन टेम्परेचर विच इफेक्ट द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। बाकी कॉन्सेंट्रेशन वगैरह के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देन स्टूडेंट्स वी हैव डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में बेसिक जो फर्क है वो आपके सामने लिखा हुआ है। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज द चेंज इन concentration of a reactant or product divided by the time taken for the change is called rate of reaction। जो अभी मैंने आपको बता दिया है कि rate is equal to change in concentration per unit time is known as rate of reaction। लेकिन अगर हम rate constant की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 1, it is proportionality constant which is represented by k in rate equation, ठीक है। rate हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, अगर दूसरी रिएक्टेंट है तो बी रेज़ पावर 1 अगर हमारे पास इसका ऑर्डर 1 है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं प्रोपोर्शनलिटी के अंदर तो हम क्या लगाते हैं, के कांस्टेंट, और ये हमारे पास क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। नंबर 2, इट्स यूनिट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है, टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, सो इसलिए हमारे पास यूनिट इसकी ये बन जाएगी जो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। इट यूनिट डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी, आपको मैंने बता दिया कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए कुछ और वैल्यू होगी, सेकंड के लिए कुछ और होगी, थर्ड के लिए कुछ और होगी, फ्रैक्शनल अगर ऑर्डर हम आगे पढ़ने वाले इंशाल्लाह उसके अंदर कुछ और वैल्यू होती है। सो इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करेगी किस चीज़ के ऊपर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगी। इट वेरीज विद पैसेज ऑफ टाइम अंडर गिवन कंडीशन। अगर रिएक्शन स्टार्ट हो गया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो इसके साथ हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो रहा होता है, वेरी कर रहा होता है। वेरी का मतलब चेंज होना, वेरी का मतलब चेंज होना, कि टाइम के साथ ही क्या कर रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन वगैरह के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ना ही रिएक्टेंट और ना ही प्रोडक्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव A moles of A, it react with B moles of B to produce C moles of C and D moles of D। तो इसका रेट हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं जो ऑलरेडी आपको मैंने आगे बता दिया है। उसके बाद इसकी अगर हम बात करते हैं, इट इज़ ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट अंडर द गिवन कंडीशन अनटिल अनलेस यू चेंज द टेम्परेचर। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट, तो जो हमारे पास के की वैल्यू है इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of A raised to the power A, concentration of B raised to the power B। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी के अंदर चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू concentration of A concentration of B raised to the power B। हमें K की वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके रेट के ऊपर डिवाइड हो जाएगी, तो हम लिखेंगे रेट डिवाइड बाय concentration of A raised to the power A concentration of B raised to the power B दैट इज इक्वल टू K। या इसको आप इन्वर्ट कर लें तो आपके पास ये इक्वेशन यहां से आ जाएगी। सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। when the reaction completes in more than one step then the slowest step will give the overall rate of reaction। देखिए हमारे पास जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि एक स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मल्टीपल स्टेप के अंदर होते हैं। सो अगर हमारे पास कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो कि मल्टीपल स्टेप है, मल्टीपल स्टेप मींस जिसके अंदर एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 3 4 5 पूरा मैकेनिज्म अगर उसके अंदर है ना, तो उसमें जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा ना, जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा वो हमारे पास क्या होगा, उसी से हम रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी से हम रेट को डिटरमाइन करते हैं। दस स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसको आप क्या कहते हो, दैट इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और उसी के ऊपर ओवरऑल जो रेट है ना केमिकल रिएक्शन का, जिसके थ्रू रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स के अंदर, वो डिपेंड करता है।
अब यहाँ पे एक दो टर्म्स आप अपने पास नोट कर लें जो कि यहाँ पे हमारे पास वैसे लिखे हुए नहीं है। एक हमारे पास रिएक्शंस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास होता है एलिमेंट्री और दूसरा हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन से होते हैं? दैट टेक्स प्लेस इन ओनली वन स्टेप। अब ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि सिर्फ एक स्टेप के अंदर कैरिड आउट होते हैं, फॉर एग्जांपल ए को आपने कन्वर्ट कर दिया बी के अंदर, इसमें आपको कितने स्टेप नजर आ रहे हैं? एक ही स्टेप। दिस इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है? एक से ज़्यादा स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। दीज आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ए को आपने कन्वर्ट करना है किधर? डी के अंदर, तो आप क्या करते हो? पहले ए को बी के अंदर कन्वर्ट करते हो, बी को सी के अंदर कन्वर्ट करते हो, सी को डी के अंदर कन्वर्ट कर देते हो। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज मल्टीपल स्टेप रिएक्शन एंड दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन। ये बहुत लेंथी टॉपिक है, यहाँ पे सिर्फ मेजर जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज रेट डिटर्मिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती है, इसको फिर हमें एक्सपेरिमेंटली ग्राफ वगैरह को देखना पड़ता है। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी अगर हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करना है तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो आपने क्या करना है? रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट की जो अमाउंट है उसको मेजर करना होता है। ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। अब कहता है कि हमारे पास ग्राफ होता है, हम एक्स एक्सिस पे टाइम को ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन को ले लेते हैं। एज वी गेट अ कर्व, हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे कर्व जो है वो ऑब्टेन हो जाती है। सिलेक्ट एनी 2 पॉइंट्स इन अ कर्व, आपने क्या करना है? इसमें से कोई से 2 पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर लेने होते हैं। मेक अ राइट ट्राइंगल ऑफ दिस पॉइंट। अब इसमें आपने क्या करना होता है? राइट ट्राइंगल जो है वो ऐसे बना लेना होता है। राइट ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, दैट इज नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल। गेटिंग द टेंजेंट थीटा ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वी शिल गेट। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है? राइट एंगल ट्राइंगल से हम लोगों ने टेंजेंट थीटा ले लेना है और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कि जैसे मैंने फेडरल बोर्ड की जो केमिस्ट्री है वो पढ़ाई हुई है, उसके अंदर मैंने आपको इसकी बाकायदा एग्जांपल्स दी थी कि आप कैसे जो है तो फाइंड आउट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो आ जाएगा दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे आपके पास वाई एक्सिस पे क्या होती हैं? कंसंट्रेशन की यूनिट्स होती हैं। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? टाइम की यूनिट्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, सॉरी यूनिट्स नहीं वैल्यूज़ होती हैं। इसके साथ जब आप टेंजेंट ले लोगे, इस लाइन यहाँ पे लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है, कंपेयर करें यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पे टाइम कितना है। तो कंसंट्रेशन लेट से 5 आ गया, टाइम जो है वो कंसंट्रेशन लेट से 10 आ गया, टाइम जो है वो 5 आ गया। तो 5 को अगर आप 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 2। नाउ दिस इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ये मैंने आपको जनरल वैसे एग्जांपल दे दी है, अदरवाइज हम इसी तरह करते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप कैसे रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स की जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है वो मैंने अपलोड की हुई है। अच्छा, उसके बाद डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अब इन मेथड्स को आपने क्या करना है कि यार एज एन एमडीकैट स्टूडेंट, एज एन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपने क्या करना है? इनको रट्टा मारना है। इट इज अ सॉर्ट ऑफ रट्टा क्रैमिंग आप लोगों ने करनी है। मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये हमारे पास क्या है? दीज आर द फिजिकल मेथड। 2 मेथड्स होते हैं, एक हमारे पास केमिकल मेथड होता है जिसमें हम टाइट्रेशन को पढ़ते हैं, एक हमारे पास फिजिकल मेथड है जिसके अंदर हम ये वाली सारी टेक्निक्स जो है वो पढ़ लेते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास जो टेक्निक है दैट इज स्पेक्ट्रोमीट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज यूज्ड। अब अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं फेडरल बोर्ड के तो आप लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी हुई है। व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर इज नोन एज व्हाट? स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसके अंदर फिर हम लोग 4 टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी विच इज़ नोन एज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसकी मेरी बहुत अच्छी वीडियो है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हिट हुई है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद हम NMR की भी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। उसके बाद हम UV स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट या विजिबल। और उसके बाद जो स्पेक्ट्रोमीट्री होती है दैट इज मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। ये 3 ऊपर जो लिखी है ना, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी
और ये जो है मैस, इसको हम स्पेक्ट्रोमीट्री कहते हैं। इन तीनों के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है लाइट की, इसके अंदर मैस के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं, तो इसलिए हम इसको स्पेक्ट्रोमीट्री कह देते हैं। एनीवेज, यहाँ पे हमारे पास जो हम डिवाइस यूज करते हैं दैट इज नॉन एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो भी रिएक्टेंट है उनके साथ लाइट की इंटरेक्शन करते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी स्टडी करते हैं। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेडिएशंस, अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड गिव द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम करते क्या हैं कि यहाँ से एक सोर्स लेते हैं, वहाँ से लाइट आ रही होती है, लाइट को हम लाइट की पाथ में हम लोग रख लेते हैं केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, जहाँ पे हम कंसंट्रेशन हमारे पास होती है रिएक्टेंट की भी, प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्जन हो रही होती है, उसके ऊपर से हम लोग लाइट सोर्स से रेडिएशंस जो है वो बम्बार्ड कर देते हैं। रेडिएशंस आ रही होती हैं, यहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ एब्जॉर्ब होती हैं, बाकी क्या हो जाती हैं, आगे ट्रांसमिट हो जाती हैं। अब कितनी रेडिएशंस जो है वो एब्जॉर्ब हो गई हुई हैं उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। इतना आसान काम नहीं है, लेकिन हम चूंकि पाकिस्तानी हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। सो हम यही कहेंगे कि भाई जितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई है बाकी ट्रांसमिट हो गई है, तो जो एब्जॉर्प्शन है उसको हम मेजर कर लेते हैं, और उसके लिए लॉ हम पढ़ते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, बियर लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। बियर लैम्बर्ट लॉ क्या करता है, ये मेजर कर रहा होता है, और इसी को हम स्पेक्ट्रोमीट्री कहते हैं, और इसी से हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड जो है दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। इसमें क्या होता है, कंडक्टोमीट्री इज यूज्ड। अब ये इसमें आप एज एन एमडी कैट स्टूडेंट आपने क्या करना है कि स्पेक्ट्रोमीट्री में हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, कंडक्टोमीटर को यूज करते हैं। कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सोल्यूशन। अब जितने ज्यादा आयंस होंगे रिएक्टेंट के सॉल्यूशंस के अंदर उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। मतलब कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयन रिएक्टेंट की ज्यादा होगी तो उतनी ज्यादा वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ आयन ऑफ रिएक्टेंट गिव रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम जब रिएक्टेंट के आयंस को लेते हैं, ठीक है, वही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन देगा। देन वी हैव एन अनदर मेथड विच इज नोन एज डायलैमेट्रिक मेथड। इसमें क्या होता है, इट इज अप्लाइड टू द रिएक्शन इन विच वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज चेंज। अब ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसके होने के बाद, मतलब अगर रिएक्टेंट ऐड करते हैं उसके बाद अगर वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आ रही हैं तो उसको हम कहाँ पे किस मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, डायलैमेट्रिक मेथड में, ठीक है। वॉल्यूम चेंजेस जहाँ पे हो रही होती हैं, तो इसको आप इस तरह याद रखें कि जहाँ पे वॉल्यूम चेंजेस हो रही होती हैं वो हमारे पास डायलैमेट्रिक मेथड होता है। वॉल्यूम चेंज ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। वॉल्यूम चेंज जो है कहता है ये प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट कहते हैं हद। अगर वॉल्यूम चेंज ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो ज़्यादा प्रोसीड हो चुका हुआ है, और उसी से हम रेट जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑप्टिकल रोटेशन मैथड, पोलरीमीटर इज यूज। अब ऑप्टिकल आप लोगों ने पढ़ाई हुई है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री। आई डोंट नो कि जो पंजाब बोर्ड है उसमें है या नहीं, लेकिन फेडरल बोर्ड में मैंने खुद पढ़ाई हुई है ऑप्टिकल रोटेशन में। ऑप्टिकल रोटेशन में हम पोलरीमीटर यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक, जो भी हम रिएक्टेंट आप यूँ कह सकते हो, रिएक्टेंट जो है उसको हम क्या करते हैं, उसके ऊपर लाइट सोर्स से लाइट आ रही होती है। अब लाइट ने मूव करना होता है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। आपने इसके पाथ में जो है तो रिएक्टेंट ऐड कर दिया, रख दिया सॉरी। अब रिएक्टेंट क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो स्ट्रेट लाइट आ रही है इसको रोटेट कर देगा क्लॉकवाइज, ठीक है, या फिर इसको रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है सो दैट इज नॉन एज डेक्स्ट्रा रोटेटरी आइसोमर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो हमारे पास क्या होता है, लीवो रोटेटरी आइसोमर। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अदरवाइज पढ़ते हैं। सो इसलिए हम कहते हैं पोलरीमीटर इज यूज्ड इन ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स रोटेट एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कि लाइट जो आ रही है प्लेन पोलराइज्ड का मतलब एक होती है ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट में क्या होता है कि हर डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। ऑर्डिनरी लाइट की प्रॉपर्टी है कि हर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही होती है। हम क्या करते हैं, इसकी पाथ में रख देते हैं प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या करता है कि ये जो लाइट यहां से आ रही है इसको कन्वर्ट कर देती है मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर, इसको कन्वर्ट कर देती है मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर। नाउ व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसकी सिंगल वेवलेंथ होती है ना, लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ इज नोन एज मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये जो हमारे पास लाइट है जो हर डायरेक्शन में मूव कर रही है इसकी बहुत ज्यादा वेवलेंथ होती है, सो दिस इज नोन एज
क्रोमेटिक लाइट, पोली मीन्स मैनी, जिसकी बहुत ज़्यादा वेव लेंथ होती है। तो अब प्रिज्म का क्या काम है, प्रिज्म इसको मोनोक्रोमेटिक के अंदर कन्वर्ट कर होता है, अब बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही होती है, इसकी पाथ में आपने रिएक्टेंट ऐड कर दिया, अब वो क्या करेगा, या तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा या इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। अब कितनी रोटेशन करेगा लाइट की, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जितनी ज़्यादा रोटेशन करेगा उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। देन हमारे पास लास्ट जो मेथड है दैट इज 1 2 3 4 फिफ्थ मेथड इज रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड। इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्टोमीटर इज यूज्ड। अब इसके अंदर जो डिवाइस यूज होती है ना दैट इज रिफ्रैक्टोमीटर। इट इज अप्लाइड टू द रिएक्शन इन विच चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस अकर्स। अब ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस चेंज होती हैं, वहाँ पे आप क्या करते हो, रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड यूज करते हो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल कैन बी एनालाइज्ड रिगार्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन थ्रू दिस मेथड। अगर आपने ग्लूकोज को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना है, C6H12O6 को आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, अल्कोहल्स के अंदर। लाइक अगर आप इसको इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट करते हो, CH3 CH2 और OH। अब इसमें क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज होता है। सो इस मेथड में हम लोग रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारे पास नंबर 2 जो है दैट इज केमिकल मेथड, और केमिकल मेथड में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन के बारे में आप लोगों ने शायद थोड़ा बहुत 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, फिर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फिर सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल्स हैं वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कुछ कराया होगा। अब टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, टाइट्रेशन में हम लोग लेते हैं ब्यूरेट, ठीक है, ये इसका यहाँ पे होता है, नोज़ल टाइप होता है, यहाँ पे छोटा सा सुराख होता है, इसमें होल होता है, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से हम इसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हम बीकर रख लेते हैं, या फ्लास्क जो है बीकर, या फिर हम फ्लास्क जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस को ले लेते हैं, और ऊपर इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं एसिड को, और इसके अंदर हम ऐड क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर जैसे आप लोगों ने पढ़े हैं ना, फिनोफ्थलीन, फिर उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ब्लू वगैरह। अब बेस जो है ये हमारे पास पहले क्या होता है, कलरलेस अगर है, हमने इसके अंदर इंडिकेटर ऐड कर दिया तो इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका कोई ना कोई कलर आ जाएगा। हमने क्या किया, वहाँ से ये टैप जो इसको ओपन किया, यहाँ से ड्रॉप वाइज क्या होगा, इसके अंदर एसिड ऐड होगा, तो हम देखेंगे कि एक टाइम के बाद ये जो बेस है ये कलर में था ना इंडिकेटर ऐड करने की वजह से। अब जब हम एसिड ऐड करेंगे तो जो इंडिकेटर का कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, वो दोबारा से कलर लेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं। इस स्टेप को 2-3 दफ़ा रिपीट करते हैं और इससे हम अननोन मोलरिटी वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी से मोलरिटी को यूज़ करके हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, और इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें होता यह है कि एसिड आपने ड्रॉप वाइज ऐड किया किसके अंदर, बेस के अंदर, और इससे हमारे पास क्या बन गया, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो गई है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस में हम स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर लेते हैं, सो वी विल गेट सॉल्ट विच इज अ न्यूट्रल substance, we will get pure water which is a neutral substance. Now this particular chemical reaction is known as neutralization reaction. हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है। अभी हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट यहीं से लिया था कि फास्ट रिएक्शन कौन से होते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है ये भी बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग टाइट्रेशन विच इज़ अ केमिकल मैथड। So now students we have different factors that affect the rate of reactions। इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी का लेक्चर सीरियस नहीं लिया तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले लें, क्योंकि इसमें से जो है तो लाजमी आपका एक सवाल कंफर्म आएगा। So the part first factor that affect the rate of reaction is nature of reactant। देखें, अगर आपके पास कुछ ऐसे रिएक्टेंट है जिसमें रीअरेंजमेंट होती है, मतलब अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होती है, पहले रिएक्टेंट्स की बॉन्ड ब्रेक होते हैं और उसके बाद फिर रीफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट्स में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास सिंपल आयंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस
की मदद से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, हमारे पास सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो हमारे पास है आयोनिक कंपाउंड्स, इनके रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, इनके रेट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वाटर है, अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, इससे हम लोगों ने बनाना है क्या चीज़, वाटर। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इससे हम लोगों ने वाटर की फॉर्मेशन करनी है। तो अब ये क्या होगा, दिस वुड बी स्लो रिएक्शन। ये हमारे पास जो रिएक्शन होगा ये स्लो होगा। वजह क्या है कि यहाँ पे आपने पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करने हैं, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड की रीफॉर्मेशन करनी है। सो इसके जो रेट्स होंगे स्लो होंगे। सो आप ये चीज़ अपने पास नोट कर लें कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके रेट स्लो होते हैं, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1, मोर एक्टिव रिएक्टेंट्स गिव फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक्टिव का मतलब क्या है, एक्टिव मास जिसका ज्यादा होगा, एक्टिव मास जिसका ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्टेंट है ए और दूसरी रिएक्टेंट है बी, ठीक है, दिस इज ए और ये आपके पास है बी। अभी हमारे पास जिसका एक्टिव मास है, इसका एक्टिव मास ये थोड़ा सा है और इसका एक्टिव मास बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा एक्टिव मास होगा उतना ज़्यादा रेट क्या होगा, फास्ट होगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ मास सेक्शन। लॉ ऑफ मास सेक्शन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि रेट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मासेस, या रेट डिपेंड करता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। जितना ज़्यादा एक्टिव मास होगा उतना रेट फास्ट होगा। अब इसमें से एक एक्टिव मास ज़्यादा है या बी का ज़्यादा है, ठीक है, इट हैव मोर एक्टिव मास। अच्छा, एक्टिव मास होता क्या है पहले आपको ये तो बता दूं। एक्टिव मास किसी भी रिएक्टेंट का वो मास होता है जो कि किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है। सो अब चूंकि इसका एक्टिव मास ज्यादा है तो इसका रेट भी क्या होगा, फास्ट होगा। इसलिए कहता है मोर एक्टिव रिएक्टेंट गिव फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर पॉइंट 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर मोस्ट शेल अफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की आप बात करते हो तो वो रिएक्टिविटी को इफेक्ट करेगा। जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 1s2 2s2 2px 2py और 2pz 7 होता है एटॉमिक नंबर। ये 4 5 6 और ये 7। इसके वैलेंस के अंदर क्या है, 1s2 2s2 2p3। और उसके बाद हमारे पास हम ले लेते हैं ऑक्सीजन को। 1s2 8 है ना एटॉमिक नंबर, 2s2 2p4 हो जाएगा, 4 + 2 6 + 2 8। अब अगर आप देखो, आपको मैंने रूल्स पढ़ाए थे, अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपने मेरी केमिकल बॉन्डिंग वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको 50 MCQs पूरे 1.5 घंटे में कराए हैं। तो 1.5 घंटे का मतलब आप समझ सकते हैं कि 1.5 घंटे में अगर आपको कोई 50 MCQs करवा रहा है तो उसमें कितना नॉलेज आपको दिया होगा। एनीवेज, वहाँ पे आपको मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे हमारे पास पी ऑर्बिटॉल है। पी ऑर्बिटॉल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर आप इसको हाफ करोगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो अगर ये 6 में हो या 3 में हो, कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड, कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। और अगर आप यहाँ पे देखो P4 है, अब इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ना तो ये पी ऑर्बिटॉल कंप्लीटली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है। सो इसका जो रेट होगा ना वो फास्ट होगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन चूंकि स्टेबल है तो इसका रेट क्या होगा, स्लो होगा। इसलिए आपको पॉइंट नंबर 2 के अंदर बता रहा है। नंबर 3, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A आर मोर एक्टिव रिएक्टिव देन ग्रुप 2A। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, ग्रुप 1A के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं दीज आर नोन एज अल्कली मेटल्स, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करो तो अल्कलीज बनाते हैं। नंबर 2 के अंदर, ग्रुप 2 के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं दीज आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अब कहते हैं जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना उनका रिएक्शन फास्ट होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 2A। उसकी वजह सोडियम है जनाब, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s1। मैग्नीशियम बिलोंग करता है ग्रुप 2A से, एटॉमिक नंबर 12, तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। अब आप देखो, दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज थर्ड शेल। अब इसके वैलेंस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है या 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है। आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए कम रिक्वायर्ड होगी, ऑब्वियसली सोडियम के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन है, आपने इजीली उसको रिमूव कर दिया। अगर आपने इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर दिया तो इसका मतलब है इसका रेट क्या होगा, रेट इसका फास्ट होगा।
और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, तो इसका रेट क्या होगा, कंपैरेटिवली स्लो होगा। देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर वेरी फास्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी आपको मैंने बता दिया ना, एसिड और बेस को आप रिएक्ट कर दो तो उससे आपके पास क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, दिस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होते हैं। उसके बाद डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेकेज, किसी चीज़ का ब्रेक होना, एनर्जी देंगे तो वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा, टूट जाएगा। जैसे हमारे पास है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये कन्वर्ट होगा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर, दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इसके बारे में बता रहा है कि ये क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। देन अच्छा, इसको आपने याद कैसे करना है कि आपके पास आ सकता है एमसीक्यू में कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होते हैं। तो अगर वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है तो आप उसको पिक करेंगे, अगर डिकम्पोजिशन है तो आप उसको पिक करेंगे, अगर दोनों है तो आप बोथ ए एंड बी करेंगे। देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर स्लोअर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज कराए हुए हैं, प्लीज़ उसको लाजमी देख के जाइएगा, उससे आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना वो तकरीबन सारी की सारी कवर अप हो जाएगी इंशाल्लाह। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और इसमें क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, एंड सो ऑन। देन आयोनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आयोनिक में क्या होता है, सिर्फ आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस के थ्रू एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे होते हैं, सो इनके जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। देन हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं मिकदार को या अमाउंट को। रिएक्शन इज ड्यू टू इफेक्टिव कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो उनके बीच में अगर इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी तब हमारे पास वो कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। इसकी एग्जांपल मैं हमेशा बच्चों को ऐसे देता हूँ कि देखें, अगर आप क्रिकेटर हैं, ठीक है, आप बॉलिंग करवा रहे हैं, अगर आप बॉल कराते हो और बैट्समैन सामने खड़ा हुआ है, अगर उसके बल्ले को बॉल जो है सही जगह पे हिट करेगी, लाइक अगर हमारे पास ये जो है ना बैट है, दिस इज सॉरी तो कुछ और बन गया, अच्छा चलो ये बैट बन गया। अब अगर बॉल इस पॉइंट पे जाके लगेगी तो क्या होगा, छक्का लगेगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पे जाके बॉल हिट करेगी तब क्या होगा, एज निकलेगा और पीछे जाके कीपर उसको कैच कर लेगा और आउट हो जाएगा। तो अगर ये दरमियान में लगेगा तो दिस इज इफेक्टिव कोलिजन, और इफेक्टिव कोलिजन होगी तो फिर क्या होगा, छक्का लग जाएगा, रन ज्यादा मिलेंगे, तो बैट्समैन के लिए ये अच्छी बात होगी। सो इसी तरह अगर हमारे पास रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसमें रिएक्टेंट इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तब जाके वो रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स के अंदर। ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोर इफेक्टिव कोलिजन, दस रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई। अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, अमाउंट ज्यादा होगी, तो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी, और जितनी ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी उतनी ज्यादा फास्ट रेट ऑफ रिएक्शंस होंगे। अच्छा, अब एक बॉलर जो है बॉल करा रहा है और सारी की सारी बॉलें जो है दरमियान में लग रही हैं, तो अब बैट्समैन एक ओवर के अंदर अगर 6 छक्के लगा देगा तो आप सोचेंगे रन रेट कितना ज्यादा हो जाएगा, रन रेट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा ना। अब अगर एक ओवर में आपको 36 रन मिल रहे हैं, आप 6 छक्के लगा रहे हो, तो इसका मतलब आपका जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। तो इस तरह यहाँ पे भी यही होगा कि अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसके बाद इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगी उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। In case of reactant in gases, their concentration is increased by increasing their partial pressure। कहता है कि अगर हमारे पास reactant जो है वो gases हैं, ठीक है, आपके पास reactant gaseous state में भी हो सकते हैं, liquids भी हो सकते हैं, उसके बाद सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिर्फ गैसेस की हम बात कर रहे हैं। सो कहता है कि अगर आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है तो उनके आप पार्शियल प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी उतनी ज़्यादा उनके प्रेशर्स जो हैं, पार्शियल प्रेशर्स, वो भी इंक्रीज होते हैं। गैसेस की हम प्रेशर की बात करते हैं तो हम पार्शियल प्रेशर के अंदर उसको एक्सप्रेस करते हैं, जो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 गैसेस के अंदर पढ़ा हुआ था। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन, जितनी ज्यादा अमाउंट, उतने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन, उतना ज्यादा फास्ट रेट। समटाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स डबल एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 4 टाइम्स। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये इसको आप अपने पास कॉपी कर लो कि समटाइम्स होता ये है कि जब आप कंसंट्रेशन को डबल कर लेते हो सो उससे जो रेट है वो डबल हो जाता है। 2 कभी 2 कर ले,
2 का भी 2 कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने पास नोट कर लें। उसके बाद हमारे पास है सरफेस एरिया। ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द चांस ऑफ कॉन्टैक्ट मॉलिक्यूल। कहता है कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे, कोलिजन्स करेंगे, और जितने ज़्यादा कोलिजन्स करेंगे, जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आएंगे, उतना ज़्यादा रेट जो है वो फास्ट होगा। ग्रेटर सरफेस एरिया मॉलिक्यूल्स ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मार्बल है, ठीक है, इसका पत्थर है, ठीक है, पूरा स्टोन है, तो और दूसरी साइड पे इसी का पाउडर है, तो इसमें से रेट किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली पाउडर का ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और इसी तरह आपकी बुक के अंदर एक और एग्जांपल थी, आई थिंक जिंक पाउडर था, ठीक है। अगर आपके पास सॉलिड फॉर्म में जिंक मौजूद है और उसके साथ आपके पास पाउडर्ड फॉर्म में जिंक मौजूद है, तो उसमें फास्ट रिएक्शन किसका होगा? ऑब्वियसली पाउडर्ड फॉर्म का। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और दूसरी बात यह है, आपको मैं एक जनरल सी कॉमन सी एग्जांपल ले लेता हूँ। आप गुड़ का शरबत बनाते हो ना, जब आपको प्यास लगती है एक्सट्रीम गर्मी के अंदर, वैसे आजकल मौसम भी बहुत गर्मी का है, आपने जग के अंदर क्या करना है, शरबत बनाना है, ठीक है, मेहमान आ गए। अब क्या करते हो, आप घर में जाके किचन में जाके पूरा एक बड़ा सा गुड़ का जो टुकड़ा होता है वो तो नहीं डालते ना जग के अंदर। आप क्या करते हो, इसको पहले छोटा छोटा करते हो। वजह क्या होती है, अगर आप इसको पूरा डालेंगे ना तो आप पूरा दिन मेहमान वेट करते रहेंगे। आपकी अम्मा जानी जो है वो कहेंगे कि भाई जल्दी करो, बना के लेके आओ। आप कहेंगे कि नहीं भाई सब्र करें, अभी तो काफ़ी टाइम लगना है। आप क्या करते हो, वो जो शुगर डालते हो या जो गुड़ डालते हो उसके छोटे छोटे पीसेस डालते हो। अगर आप छोटे छोटे पीसेस डालते हो तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर और आपके पास जल्दी से शरबत जो है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पूरे जो गुड़ के बड़े बड़े, उसको पता नहीं, डोंट नो क्या कहते हैं, वो अगर आपने सारा के सारा गुड़ डाल दिया, बड़ा पार्टिकल उसका बड़ा हिस्सा, तो तब क्या होगा, आपको टाइम जो है डिजॉल्विंग पावर उसका ज़्यादा होगा और टाइम कंजम्पशन होगा। सो इसीलिए कहते हैं कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा और उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। देन वी हैव लाइट। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, लाइट के बगैर हो ही नहीं सकते। सो लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइट्स जो होती है वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में मूव करती है, दोज आर नोन एज फोटॉन्स। फोटॉन्स हैव एनर्जी डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब फोटॉन जो है इनके पास अपनी एनर्जी है और वो एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी ऑफ लाइट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच में जो है वो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, और E इज इक्वल टू एच म्यू, और ये E एनर्जी है, H इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये जो है दैट इज म्यू जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी। Light gives the energy to reactants to form activated complex in a minimum time। अब लाइट जो है वो रिएक्टेंट को क्या कर रहा होता है, एनर्जी दे रहा होता है ताकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाए। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या बोला है, ये एक नई टर्म है। ए रिएक्टेंट है, ये एक पहाड़ है, और यहाँ पे हमारे पास बी क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट। अब इस जगह पे क्या होता है कि हमारे पास ए और बी कंबाइन हो जाते हैं। ये जो हमारे पास है दिस इज नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो कि हाई एनर्जी होता है, ठीक है। दिस इज हाई एनर्जी स्टेट, इसको आप ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हो। दिस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना तो उसको क्या करना होता है कि रिएक्टेंट को यहाँ से यहाँ तक चढ़ना होता है। इस पहाड़ के ऊपर, ये हिल है पूरा, फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री इसको कहती है कि हिल, इट इज़ अ हिल, पहाड़ है पूरा, इसके ऊपर रिएक्टेंट को चढ़ना होता है। अगर यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इतनी उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, तो फिर रिएक्टेंट वॉन्ट बी एबल टू कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट्स। अगर यहाँ से A टू B कन्वर्ट होना है तो इस हिल को पहले क्या करना होता है, क्रॉस करना होता है। जैसे अगर आप लोगों ने MBBS के अंदर एडमिशन लेना है तो आपने करना क्या है कि ये पूरी की पूरी किताबें जो हैं ये पढ़नी है। अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका टेस्ट पास हो जाएगा, और अगर आपका टेस्ट पास हो जाएगा तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और अगर आप इन किताबों को नहीं कवर कर पाते तो फिर क्या होगा, आप इधर वापस आ जाओगे, गिर जाओगे वापस। एनीवेज, अल्लाह ना करे कि आप लोग गिरे, मेरी दुआ है कि आप सारे के सारे जो हैं वो पास हों। उसके बाद हमारे पास क्या है, लाइट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। लाइट जो है
इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, उन रिएक्शंस में जो कि लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। कोई एक एग्जांपल आप मुझे बता दें, अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक हैं और अगर आपने बायो पढ़ी हुई है तो आप लोग पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होती है? लाइट की प्रेजेंस में। अगर लाइट ज़्यादा होगी तो आपके पास फोटोसिंथेसिस जो है उसका रेट फास्ट होगा। और फोटोसिंथेसिस में क्या करता है प्लांट? फूड प्रिपेयर करता है। प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट फैक्टर है, फिफ्थ वन आई थिंक या सिक्स्थ वन, दैट इज टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्टेंट जो होते हैं उनके बीच में नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज कर जाती हैं। जितनी ज़्यादा फ्रूटफुल कोलिजन्स होंगी उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली करता क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 K द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। अच्छा, अब ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शंस को 10K टाइम ज़्यादा कर लेते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ बताना चाह रहा था भूल ना जाए, टेम्परेचर से हमारे पास होता है क्या है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बूस्टअप हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स करेंगे। और जितने ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स करेंगे तो उस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट जाएगा, तेज़ जाएगा। Arrhenius equation K is equal to A e raised to the power minus A or RT. It gives us the quantitative effect of temperature on rate of reaction. अब ये Arrhenius की इक्वेशन है K is equal to A e minus E A divided by RT. अब ये हमारे पास K जो है रेट कांस्टेंट है, A हमारे पास Arrhenius कांस्टेंट है A E, और माइनस ई ए जो है एक्टिवेशन एनर्जी, आर जनरल गैस कांस्टेंट है, और टी हमारे पास क्या है? दिस इज टेम्परेचर। इसको हम लेटर ऑन स्टडी करने वाले हैं। ये हमारे पास क्या करता है? इट गिव्स अस द क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन के। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है उसके ऊपर रेट ऑफ उसका रेट जो है टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। इफेक्ट्स जो है दो टाइप्स की होती है, एक क्वांटिटेटिव होती है, एक क्वालिटेटिव होती है। ठीक है, सो अर्हीनियस जो है दैट इज क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बताता है। ये आप अंडरलाइन कर लें। अगर क्वालिटेटिव आ जाए तो आपने उसको टिक नहीं करना, आपने क्वांटिटेटिव को टिक करना होता है। देन हमारे पास क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक होती है मॉलिक्यूलरिटी। एक हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दूसरा हमारे पास क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट इन विच द कॉन्सेंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन आर रेज्ड इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या इसको आप ऐसे डिफाइन करते हो, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हुज कॉन्सेंट्रेशन अल्टर एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहली डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती है कि जितने भी एक्सपोनेंट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, जिसको आप रेज टू द पावर कर लेते हो इक्वेशन रेट इक्वेशन के अंदर, लाइक इसको हम इस तरह कर लेते हैं, हमें समझ यूँ आ जाएगी कि अगर हमारे पास ए है, उसने बी के साथ रिएक्ट किया और सी के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट है, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे इसको 2 मोल कर लें, ठीक है, और बी, तो ये 2 किधर जाएगा? इधर पावर में आ जाएगा। ये 1 मोल है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस 2 + 1 कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है? दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज़ द 3 वैल्यू आ गई है, तो हमारे पास क्या है? दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या अगर हमारे पास इस तरह है कि रेट, हमारे पास रिएक्शन ये है A + B, इसको हम C के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, सो इसका रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और इसकी ये 1 मोल है तो ये 1 ऊपर हम लिख लेते हैं, और ये B जो है ये भी 1 मोल है तो हम B यहाँ पे लिख लेते हैं। सो रेट इज इक्वल टू K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 1 और B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B और 1, तो 1 + 1, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 1 + 1 2, दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात बता दूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो मैंने लिखा है 3 और ये जो मैंने लिखा है 2, ये मैंने अभी चवली मारी है। उसकी वजह क्या है? सिंपल सी बात है कि ये जो रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, दिस इज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यूज़। ये हमारे पास क्या है? एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यार ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये 0 ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, या फ्रैक्शनल ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है। इसको आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट की मदद से ही मेजर कर सकते हो। आप किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के उसका ऑर्डर नहीं बता सकते। तो ये हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन A मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद B मोल्स ऑफ B
एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पी, और पी यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे इसने लिखा हुआ है dx डिवाइड बाई dt। dx क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, dt क्या है, पर यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल टू k, और दैट इज इक्वल टू a कंसंट्रेशन ऑफ a रेज़ टू द पावर a कंसंट्रेशन ऑफ b रेज़ टू द पावर b। अब ये a और b क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, और अगर आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करना है तो जैसे आपको मैंने 2+1 कराया, 1+1 कराया, तो इसी तरह a प्लस b इन्होंने क्या निकाला हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला हुआ है। जैसे वैसे होता नहीं है इस तरह, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है। सो नाउ देयर आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप अपने पास नोट करें, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने पास नोट करते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी एंड कैन नॉट बी इन्फर्ड सिंपली बाय लुकिंग एट द रिएक्शन इक्वेशन। कहते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो आपको अभी मैंने पहले बता दिया कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, आप किसी केमिकल रिएक्शन को देख के, इन्फर्ड का मतलब कि आप सिंपली उसको देख के ये आप नहीं बता सकते हो कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। The sum of the exponent in the rate equation may or may not be the same as in a balanced chemical equation। कहते हैं कि जब हम रेट इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें जो हमारे पास एक्सपोनेंट होते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना कि a रेज़ टू द पावर 2 या a रेज़ टू द पावर 1, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एग्जैक्ट इसी का ऑर्डर ही बताए। The order of reaction provides valuable information about the mechanism of reaction। अब order of reaction जो है ये हमारे पास किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, ये मैकेनिज्म, किसी भी केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म के अबाउट इंफॉर्मेशन देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास MCQ आ जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बारे में हमें बताता है, केमिकल रिएक्शन के, सो मैकेनिज्म के बारे में एक्चुअली बता रहा होता है। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3, मतलब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर भी है, फर्स्ट ऑर्डर भी है, सेकंड ऑर्डर भी है, और 3 ऑर्डर भी है। इससे ऊपर भी होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास फ्रैक्शनल भी होते हैं, मतलब 0.1, 0.5 वगैरह, हाफ वगैरह भी हो सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0 और कैन बी इन अ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड विद रेट इक्वेशन एंड इज कंट्रोल्ड बाय रेट लॉ। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसको हम रिलेट कर सकते हैं रेट इक्वेशन के साथ। रेट इक्वेशन जो हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, रेट लॉ कंट्रोल कर रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हेल्प अस टू डिटरमाइन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। इफ द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेम देन इट इज सेड टू बी अ सिंपल रिएक्शन। अगर हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी सेम है, मॉलिक्यूलरिटी मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमारे पास सेम है तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सिंपल रिएक्शन। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब है दैट इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। The chemical reaction are classified is 0 order, first order, second order, third order, pseudo first order reaction या fractional order reaction। तो हमारे पास ये different इसकी types होती हैं। तो अब हमारे पास कुछ examples हैं जो कि हमारे पास order of reaction से है। सबसे पहले हमारे पास है 0 ऑर्डर रिएक्शन। सो जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है लाइक फोटोसिंथेसिस वगैरह, ये हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर यूजुअली 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसके ऊपर आप लिख लें बे इंतहा का इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है जब से मैंने FSC की 2012 में, उसके बाद मैंने कई टेस्ट दिए। तो हमने जब लेक्चरशिप का टेस्ट दिया था तो उसके अंदर यही MCQ आया था कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर के होते हैं। सो दीज आर ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास है डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, कैनोडोर हाइड्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, फिर थर्ड है, फिर हाफ लाइफ पीरियड उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, अगर आप बहुत ही मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं तो इनको तो आप याद करें, और याद करना क्या है कि इनको रट्टा मारना है, क्योंकि इसका ऑर्डर आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर जो चीज़ है वो सेकंड ऑर्डर ही होगा, इसके अंदर चेंजेस भी आती हैं। सो अगर आप मल्टी टैलेंटेड है तो आप इनको रट्टा मार के जाएं, अदरवाइज इनको आप छोड़ दें, ये आपके किसी काम नहीं आने वाले। अगर आप याद करते भी हैं तो होप सो ये से आपसे भूल जाएगा। तो मेरी सजेशन या रिकमेंडेशन पे अगर आप जाते हैं तो इसको चॉइस पे छोड़ दें, क्योंकि इसी पहली बात ये है कि इस तरह पूछा नहीं जाता। ये पूछा जा सकता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस का कौन सा ऑर्डर है, लेकिन ये आपके पास बहुत मुश्किल है कि आपको ये दे दे, क्योंकि उनको पता है, मतलब टेस्ट बनाने वाले को ये चीज़ पता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं। सो ये नहीं देंगे, क्योंकि हर बंदा, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो फर्स्ट ऑर्डर से मूव कर रहे होते हैं, जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर से रिएक्शन प्रोसीड कर रहे होते हैं। जैसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है
कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर होता नहीं है, लेकिन दिखता किस तरह है कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड जो है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। अब अगर हमारे पास हाफ लाइफ की बात करते हैं, सो अगर एक रिएक्टेंट है 100%, ठीक है, वो अगर 50% कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट्स में, सो दिस इज नोन एज इट्स हाफ लाइफ। और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास हाफ लाइफ की, नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ये अब इंपॉर्टेंट है एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स हाफ लाइफ इज 24 मिनट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ पीरियड्स ऑफ यूरेनियम 235 इज 7.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 या 710 मिलियन ईयर्स, दिस इज द हाफ लाइफ फॉर यूरेनियम 235। ये दो जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लें, ठीक है। Then we have कुछ important points. Half life period of second order reaction is inversely proportional to the initial concentration of the reactant. अगर हम second order reaction की बात करते हैं, so जो half life होता है जिसको हम T1/2 से represent करते हैं, that is inversely proportional to the initial concentration of reactant. इसी तरह half life period of third order reaction is inversely proportional to the square of initial concentration of reactant. अगर हम हाफ लाइफ थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं, सो यहाँ पे क्या होता है कि आपने कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका स्क्वायर ले लेना है। इन जनरल फॉर द रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर का मतलब 2, 3, 4 वगैरह, हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/n-1। तो अगर आपके पास हाफ लाइफ आप फाइंड आउट करते हो उसका फर्स्ट ऑर्डर का, तो इसमें क्या होगा 1-1, ये हो जाएगा 0, ठीक है, 1-1 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने सेकंड ऑर्डर का फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका 2-1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने थर्ड ऑर्डर का करना है तो 3-1 ये हो जाएगा 2। तो इसलिए ये आपको कह रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा थर्ड ऑर्डर में, और यहाँ पे 2-1 1 आ रहा है, तो देखो यहाँ पे आपके पास ये 1 आ रहा है। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन जिससे आप जो है तो हाफ लाइफ फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद मेथड्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, तो 5 मेथड्स आर अवेलेबल। एक आपके पास है मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल, दूसरा ग्राफिकल मेथड है, द थर्ड वन इज डिफरेंशियल मेथड, फोर्थ वन इज हाफ लाइफ मेथड एंड फिफ्थ वन इज मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, इनको एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके कोर्स से जो है ना, दिस इज बियॉन्ड योर स्कोप। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आप लोगों ने कोलिजन थ्योरी पढ़ी हुई है, ठीक है। अगर कोलिजन थ्योरी की समझ नहीं आई तो मैंने रिएक्शन काइनेटिक्स में कोलिजन थ्योरी जो है वो अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको 100% इसकी समझ आ जाएगी, जिसके अंदर आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन स्टेट, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वहाँ से सीख सकते हो। सो एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी in addition to the average kinetic energy which the particle must possess for effective collision is called activation energy। अब देखो, अगर आपके पास रिएक्टेंट्स है ना, अगर वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, तो कोलाइड करेंगे इसका मतलब है इनकी kinetic एनर्जी है, मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, टकराने के बाद क्या होगा, वो कन्वर्ट्स होंगे प्रोडक्ट्स के अंदर। अब कहता है कि वो कम से कम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ रिएक्टेंट की होनी चाहिए ताकि उसकी इफेक्टिव कोलिजन हो सके, दैट इज नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिएक्टेंट गो इनटू ट्रांजिशन स्टेट बिफोर गोइंग इनटू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आपके पास रिएक्टेंट ए है, ठीक है, यहाँ पे आप ले लेते हो टाइम, यहाँ पे आप ले लेते हो कंसंट्रेशन, यहाँ पे सॉरी आप एनर्जी ले लेते हो, ठीक है, यहाँ पे आप एनर्जी ले लें। अब ए है, ये मूव करेगा इधर, फिर इधर आएगा, पी के अंदर चले हम कर लेते हैं, प्रोडक्ट के अंदर इसने कन्वर्ट होना है। तो अगर ये ए जो है यहाँ तक जा पाएगा, ठीक है, अगर ये यहाँ तक पहुँच पाता है, सो ये क्या बनाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद या ट्रांजिशन स्टेट बनाने के बाद, इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनाने के बाद क्या करेगा, ये नीचे आएगा प्रोडक्ट्स वाली साइड पे, तब जाके केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो सकेगा, रिएक्टेंट वुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। अगर रिएक्टेंट के पास ये वाली एनर्जी मौजूद नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद नहीं है, तब क्या होगा, तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। सो रिएक्शन गो इनटू ट्रांजिशन स्टेट
बिफोर गोइंग इनटू प्रोडक्ट कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, प्रोडक्ट में जाने से पहले उसने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाना होता है, ए और पी, दिस इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज हायर देन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अब आप देख सकते हो ए की एनर्जी ये है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी यहाँ पे ये है, लेकिन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू कि जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी जो एनर्जी होती है दैट इज हायर एज कम्पेयर टू द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब यहाँ से यहाँ तक ए का मूव करना, रिएक्टेंट ए का यहाँ से यहाँ तक मूव करना, इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिएक्टेंट के पास इंटरनली होती है। अगर ये नहीं होगी तब इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन भी नहीं होगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इफेक्टिव कोलिजन प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स। अगर जितनी ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी उतने ज़्यादा रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और जितनी ज़्यादा इंटरेक्शंस होगी, कॉन्टैक्ट में आएंगे, उतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। इन इफेक्टिव कोलिजन्स मॉलिक्यूल्स हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड कोलाइड्स इन सर्टेन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के बारे में भी बैट वाली आपको मैंने एग्जांपल दी, ठीक है, बल्ला है। अब इसमें क्या होता है कि अगर ये एग्जैक्ट मेन पॉइंट पे जाकर अटैच बॉल हिट करेगा तब क्या होगा, छक्का लगेगा, ये इफेक्टिव कोलिजन है, ओरिएंटेशन इसकी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर ये एज करेगा तो ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, इसकी ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, डायरेक्शंस, ठीक है। ओरिएंटेशन हम पढ़ते हैं ना XYZ प्लेन के अंदर, तो यहाँ पे अगर ओरिएंटेशन ठीक होगी तब जाके क्या होगा, रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट के अंदर। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगी, कोलिजन सही नहीं होगी, तो फिर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। When the energy of products is lesser than the reactant, the reaction is exothermic। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ग्राफ लेट से दे दे या आपसे इस तरह पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह होता है कि ये इस फॉर्म में हो, ठीक है, एक ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ चले हम यहाँ पे बना लेते हैं। दूसरा ग्राफ हम कैसे बनाएं, ऐसे बनाएं। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये भी हमारे पास प्रोडक्ट है, और ये जो हमारे पास है इस साइड पे एनर्जी है, इस साइड पे भी हमारे पास क्या है, एनर्जी है। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप देखो तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो लो एनर्जी के ऊपर है। यहाँ पे लेट से एनर्जी 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे 6 है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है। सो जब प्रोडक्ट की एनर्जी लेसर होती है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एनर्जी जब लेसर होती है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, सो दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स जहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, और अगर रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो कम है, प्रोडक्ट की ज़्यादा है, प्रोडक्ट इज हायर देन द रिएक्टेंट, देन दिस इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक का मतलब जहाँ पे हीट एनर्जी क्या हो रही होती है, एब्जॉर्ब हो रही होती है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन बैकवर्ड रिएक्शन फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ते हैं सो एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की कम होती है एज कंपेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। लेकिन जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा जहाँ पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सो वहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैकवर्ड की कम होती है एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड रिएक्शन। अब ये जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स बताए हैं जो कि मुझे खुद भी सीधी सी बात है याद नहीं रहते, तो इसको आपने क्या करना है, याद करना है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, भूल जाते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ एज ए टीचर कि मुझसे भी जो है ना समटाइम्स ये भूल जाते हैं। तो ये वाले तो मुझे याद हैं, लेकिन ये जो एनर्जी वाली कहानी है ना एंड पे 2 वाली एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाली, ये मैं अक्सर जो है तो भूल जाता हूँ। मतलब मेरे पास कोई ऐसी स्पेसिफिक ट्रिक नहीं है ताकि मैं आपको बता सकूं। अगर मुझे मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है अर्हीनियस इक्वेशन है। स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर ये इंक्लूडेड है या नहीं है, तो ऑब्वियसली ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो इंक्लूडेड है। फैक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सिंपल छोटा सा करवा रहा हूँ आपको, ज़्यादा लेंथी नहीं है। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू ए ई माइनस, ये इस तरह, इसको हम थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, ए ई माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी। पहले आपको मैंने बता दिया है कि हमारे पास क्या है, दिस इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ए हमारे पास क्या है, अर्हीनियस कांस्टेंट है, और माइनस ई एक्टिवेशन एनर्जी, आर और टी जो है रेट जनरल गैस कांस्टेंट, और टी हमारे पास टेम्परेचर है। एट
इट टेल्स अस अबाउट कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कितने इफेक्टिव कोलिजन होगी, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ये हमें कौन बता रहा होता है, ये इक्वेशन बता रही होती है। इसमें जो मेन पॉइंट्स है जो आपने याद करने हैं, दिस इक्वेशन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। आपको मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पे हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं कि रेट कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, ये हमें ये इक्वेशन बता दिया, रीनियस इक्वेशन बता दी है। K इज एक्सपोनेंशियली रिलेटेड टू एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। अब ये K आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी के साथ रिलेट कर रहा है और टेम्परेचर के साथ रिलेट कर रहा है। व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन 1/t ऑन x एक्सिस एंड log K एट y एक्सिस, अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन विद अ नेगेटिव स्लोप। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 1/t नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज x एक्सिस, आपको log k नजर आ रहा है, दिस इज y एक्सिस। कहते हैं जब आप इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हो तो आपके पास क्या बनता है, ये लाइन ऑब्टेन हो जाती है, स्ट्रेट लाइन, जिसका स्लोप जो होता है वो यहाँ से बाहर निकलता है इस रीजन। ये हमारे पास क्या है, x नेगेटिव है, ये हमारे पास क्या है, y नेगेटिव है, तो इसका जो स्लोप होता है ना, दैट इज नेगेटिव। एक्चुअली EA divided by RT has negative sign, so straight line has two ends in second and fourth quadrant. अब यहाँ पे जो इक्वेशन थी वो किस तरह थी, K is equal to AE minus EA divided by RT। अब माइनस EA divided by RT जो क्वांटिटी है इसके साथ नेगेटिव साइन है, अगर नेगेटिव साइन है सो इस वजह से ये जो लाइन हमारे पास ऑब्टेन हो रही है, इसके जो स्ट्रेट लाइन है इसके दो एंड्स होते हैं, एक आपको नजर आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर और एक आपको फोर्थ के अंदर नजर आएगा। अब क्वाड्रेंट्स जो हैं ये आप लोगों ने जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने तो पढ़ा हुआ है इजीली, और जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने शायद ये चीज़ ना पढ़ी हुई हो। सो फॉर बायो स्टूडेंट दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास सेकेंड है, ये हमारे पास थर्ड है और ये हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट मौजूद है। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन is negative quantity because theta is greater than 90 and tangent of angle more than 90 is negative। अब ये जो है इसको आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन आपके पास ऑब्टेन हो रही है, यहाँ पे थीटा बना रहा है, ठीक है। सो ये यहाँ से आप इसको याद कर लेना। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये इतना याद कर लें कि टेम्परेचर के साथ वेरिएशन बता रहा होता है, ठीक है, और बस यही है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं। स्लोप जो है दैट इज इक्वल टू माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 R, यूनिट ऑफ स्लोप जो है दैट इज इक्वल टू केल्विन। अब ये स्लोप की यूनिट जो है ये मैंने 2 दफ़ा देखी हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर भी आती हैं कि स्लोप जो रीनियस इक्वेशन में हम बनाते हैं सो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, दैट इज माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 R। ये 303 क्या है हमारे पास, जब नेचुरल लॉग को हम कॉमन लॉग के अंदर कन्वर्ट करते हैं ना तो हम ये वैल्यू लगाते हैं। इक्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। अब ये जो इक्वेशन है इससे हम एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। EA इज इक्वल टू माइनस स्लोप मल्टीप्लाई बाय 2.303 R। ये हमारे पास ये तो सिंपल है कि स्लोप SLOPE इज इक्वल टू माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 R। अब इससे अगर हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे सिंपल, तो ये हो जाएगा माइनस स्लोप मल्टीप्लाई बाय 2.303 और ये R। तो इससे हम एक्टिवेशन एनर्जी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज जाउल पर मोल, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, स्मॉलर इज द K वैल्यू, हेंस स्मॉलर विल बी द रेट। अच्छा याद रखें कि जो यूनिट है ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी की जूल पर मोल, ठीक है, एनर्जी है ना तो जूल पर मोल इसकी यूनिट होगी, ये आपने याद रखनी है एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट। दूसरा, जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उतना रेट जो है वो स्लो होगा। एक्टिवेशन एनर्जी जो है अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो रेट क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्लो होगा, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो रेट क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब है रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। रेट और
एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज कैटलिस्ट, और मेरे ख्याल से कैटलिस्ट जो है वो आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, अदरवाइज है बहुत इजी सा टॉपिक, लेकिन आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं। सो स्टूडेंट, दिस वाज इन एंड ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स। मैंने 1.5 घंटे आपको पढ़ाया, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को कवर किया, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को कवर किया, फैक्टर्स कौन से हैं उसको कवर कर लिया, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कौन सा होता है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को कवर कर लिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ये सारा के सारा हम लोगों ने कवर कर लिया। अब ये सारी वीडियो देखने के बाद आप केमिकल काइनेटिक को डिफाइन भी कर सकते हो, आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हो, रेट इक्वेशन लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख सकते हो, रेट कांस्टेंट एंड डिटरमाइनिंग स्टेप कौन कौन से होते हैं ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। गिवन द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, राइट द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर जो है इसको आप बता सकते हो, रेट लॉ फाइंड आउट कर सकते हो। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म एक्टिवेशन एनर्जी, इसको मैंने डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन किया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया। उसके बाद रिलेट द आइडिया ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू द रेट रिएक्शन, आपको मैंने अर्हीनियस इक्वेशन के बारे में बताया। एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया ऑन द रिएक्शन रेट, ये फैक्टर्स आपको मैंने बता दिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ रेट कांस्टेंट इन थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट रिएक्शन रेट, तो ये सारा के सारा आपको मैंने बता दिया। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। जज़ाकल्लाह।